नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जानेंगे आपका एक नया अध्याय जिसका नाम है मानव विकास। और ये क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है गाइस। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज जो बताता हूँ, जिससे क्या होगा कि जिससे आपको ये चैप्टर कुल मिलाकर के 80 से 85% जो समझने में आसानी हो जाएगी, वो ये है कि आपकी दो बुक हैं। एक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था वाला, यानी एक वर्ल्ड वाली जियोग्राफी, एक आपकी भारत वाली जियोग्राफी जो क्लास 12th से संबंधित है। तो मैंने इसीलिए आपको क्लास 12th की वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी पहले कराई थी। सारे चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं उसके। और जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है, मैं उसको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको ये बुक पूरी समझनी है तो मेरे सिर्फ कहने पर आप पहले उस बुक के चैप्टर पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपको ये बुक ऑटोमेटिक 40 से 50% समझ में आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बेसिक उस बुक से ही रिलेटेड है। ठीक है ना? तो गाइज, मैं इसीलिए कहता हूं कि जो जो आपका चैप्टर है मानव विकास वाला, आपके वर्ल्ड वाली बुक के अंदर भी चैप्टर है और वो आपका फोर्थ चैप्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका और उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए आपसे बस यही बोलूंगा कि आप प्लीज उस चैप्टर को जाकर के देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके जो जो ऊपर जो आ रहा है ना इधर लिंक, उसको दबा दीजिए, आपको वो वीडियो भी पुरानी मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आप ज्यादा से समझ पाओगे इस चैप्टर को आसानी से। तो गाइज, ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें जो अलग हैं, जो आपकी वर्ल्ड वाली बुक के मानव विकास से अलग है, वो हम इसके अंदर करेंगे। हालांकि मूल कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ये आपकी उसी बुक से है। तो मैं आपको ये मान करके चलता हूं इस चैप्टर के अंदर कि आपने वो चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपको ये चैप्टर ऑटोमेटिक समझ करके आसानी से समझ जाओगे इसे आप। ठीक है गाइज? तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक ऐसा कौन सा राज्य है जो मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पर आता है। देखिए गाइज, मैं आपको यहां बता दूं कि हमने उस वाली बुक के अंदर मानव विकास सूचकांक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। क्या होता है कि मानव विकास को जांचने का एक तरीका होता है, जिसे हम मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम मानव विकास को माप पाते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि वो देखिए, क्योंकि मैंने वहां पर आपको बताया है कि वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है गाइस। अगर आपको वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से मानव विकास को समझ पाओगे, क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो वृद्धि होती है वो पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव दोनों हो सकती है। हालांकि आप सभी को पता है कि वृद्धि और विकास जो होता है वो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को दर्शाते हैं, लेकिन वृद्धि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्योंकि वृद्धि, अगर मान लीजिए वर्तमान स्थिति में मेरे पास 50 रुपए हैं और मेरे पास 50 में से मैंने 25 खर्च कर दिए, तो मेरे पास 25 रह गए। परिवर्तन तो फिर भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, नेगेटिव परिवर्तन हो गया। तो यानी ये वृद्धि कहलाएगी, विकास नहीं कहला सकता है। विकास कब कहलाएगा कि मेरे पास 50 रुपए थे, प्लस में अगर एक भी ऐड हुआ मेरे पास 51, यानी ये विकास हुआ। विकास हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए अब हम आपको, मैं बताने का प्रयास करता हूं, मानव विकास से रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूं, ताकि आपको आसानी से यही चीजें समझ में आ जाए और आगे जाने में आपको आसानी हो जाए। देखिए गाइस, मानव विकास क्या होता है। देखिए, मानव विकास को मापने का जो तरीका होता है गाइस, मापने का, वो प्राचीन समय में जो, या फिर कहें परंपरागत तरीके से हम देखें तो परंपरागत तरीके से जो मानव विकास मापा जाता था गाइस, वो आय के आधार पर नापा जाता था। यानी प्राचीन समय में हम मानव विकास या मानव विकसित देश किसको कहते थे? ऐसा देश या तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हो, या वह देश ऐसा हो जिसके पास बहुत पैसा हो, या हम किसी व्यक्ति के आधार पर हम व्यक्ति को मापने लग जाएं कि व्यक्ति का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, व्यक्ति कितना विकसित है कितना विकसित नहीं है, तो हम उसको आय के आधार पर नापते थे। प्राचीन तरीका है मानव विकास को मापने का, जिसके अंदर मानव की जो है सुख सुविधा को, मानव के स्वतंत्रता में वृद्धि को, मानव के जो है आय में वृद्धि, ये सब चीजों को माप करके वो अनदेखा करता था। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जो आय है वो मानव विकास को मापने का एक अंश है।
ऐसा नहीं है कि मानव विकास का आधार आय ही है। हाँ, मानव विकास को मापने में आय कहीं ना कहीं मदद करता होगा थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं है कि मानव विकास को मापने का सिर्फ और सिर्फ साधन आय ही है। मानव विकास को मापने के और बहुत सारे साधन हैं जो वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिलते हैं। पहले मानव विकास को मापने के लिए आयु प्रत्याशा नहीं देखी जाती थी, जीवन नहीं देखा जाता था, शिक्षा नहीं देखी जाती थी, ऐसे बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं किया जाता था, क्योंकि पहले मानव विकास को मापने का जो तरीका था वो आय आधारित था, यानी आय के आधार पर। लेकिन वर्तमान में जो तरीका है मानव विकास को मापने का वो थोड़ा विस्तृत हो चुका है। इसीलिए मानव विकास को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना जो सोच है उसको विस्तृत करना होगा, अर्थात आपको आय से हट करके मानव विकास को देखना होगा। और हमने जो वर्ल्ड वाला बुक का चैप्टर मानव विकास वाला किया था, तो उसके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे अच्छे से। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहां भी समझाता हुआ चलूंगा। और जब मैंने बताया था कि मानव विकास को मापा जाता है गाइस, तो मानव विकास को मापने का कोई यंत्र नहीं है। यंत्र मतलब जैसे मैंने कोई लिक्विड होता है, लिक्विड को नापने के लिए मैं लीटर का यूज कर लेता हूं, लेंथ को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, फुट, गज, इन चीजों का यूज कर लेता हूं, लेकिन मानव विकास को मापने का कोई तरीका नहीं है। आपको ये यहां ध्यान रखना होगा कि मानव विकास को यदि मापा जाता है प्यारे बच्चों, तो मानव विकास को मापने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अप्रत्यक्ष स्रोतों पर डिपेंड रहना पड़ता है मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति की आय 50,000 है, ठीक है, तो और एक व्यक्ति की आय 5,000 है, तो अब हम आय के आधार पर व्यक्ति का विकास मापते हैं। ठीक है, यहां पर हमने व्यक्ति के विकास से कोई लेने देना नहीं है, हमने आय के आधार पर व्यक्ति का विकास मापा। या आप इस तरीकों से भी समझ सकते हो कि एक वकील है, एक केस को सॉल्व करने के लिए 500 रुपए लेता है, और एक वकील है एक केस को सॉल्व करने के लिए वो जो है आपके 50,000 रुपए लेता है। तो हम यहां पर फिर विकास को मापने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोतों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, या मान लीजिए आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर है, किसी का इलाज करता है, किसी का इलाज किया डॉक्टर ने, तो कितना इलाज किया या कितना अच्छा डॉक्टर है, तो हम उस डॉक्टर की अच्छाई या उसका विकास मापने का स्रोत क्या अपनाते हैं। हम बोलते हैं एक व्यक्ति है जिसने जो है एमबीबीएस किया है, एक डॉक्टर है जिसने एमबीबीएस किया है, ठीक है, और एक डॉक्टर ऐसे कोई झोला छाप है, ठीक है, यानी जो छोटी मोटी डिग्री लेकर के इधर उधर से किसी के कंपाउंडर के रूप में पढ़कर आकर के उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। तो हम किसको अच्छा डॉक्टर मानेंगे, कौन अच्छा विकसित डॉक्टर होगा? तो आप बोलोगे कि भाई एमबीबीएस वाला अच्छा होगा, जबकि हमने मानव विकास के अंदर व्यक्ति को तो मापा ही नहीं, हमने उसकी डिग्री के आधार पर उसका विकास मापने लगे। तो गाइज मैं आपको यहां यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मानव विकास होता है उसको अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से उसको आंकलन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब आपको मानव विकास के बारे में ये चीजें कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके बाद मैं इस चैप्टर को आपको शुरू करके समझाता हूं। तो देखिए गाइज, मानव विकास के मामले में याद रखना है कि मानव विकास में पहले केवल आय को ध्यान रखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में आय तो है हिस्सा मानव विकास को मापने का। फिर आय के अलावा मैंने बताया कि दीर्घ जीवन भी नापा जाने लगा है आजकल, जीवन कौन जी रहा है लंबा। इसके बाद शिक्षा के बारे में भी ध्यान रखा जाता है मानव विकास, या कौन सा देश किस मामले के हद तक जो है विकसित है, तो वो शिक्षा देखेगा, दीर्घ आयु देखेगा, मातृ मृत्यु दर, फिर जन्म दर, राजनीतिक शांति। देखा होगा ना आपने कि लोग कोई देश ऐसे होते हैं जहां पर राजनीतिक शांति नहीं होती है, तो इस चीज को आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन सभी चीजों को वर्तमान में मानव विकास के अंदर शामिल किया जाता है। अब देखिए, अब वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहां पर सबसे अधिक लोग खुश हैं, जहां पर सारी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। हालांकि हम कह नहीं सकते सारी सुविधा मिलती है, लेकिन हाँ, अन्य राज्यों की तुलना में भारत का किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है, तो आपका जवाब होगा केरल। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा केरल। अब आपको आसानी से समझने में आसानी होगी क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। देखिए, यानी आपको यह बताना पड़ेगा कि ऐसे भारत का कौन सा राज्य है जहां पर महिलाओं की साक्षरता दर बिल्कुल कम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया गाइज कि पहले तो भले ही आय को ध्यान में रखा जाता था, लेकिन आजकल मानव विकास का जब हम मापन करते हैं, तो मानव विकास का जो मापन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, मानव विकास
सूचकांक। तो गाइस ये मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मैंने आपको बताया था मानव विकास को मापने का एक ये पैमाना है जिसके आधार पर हम किसी देश को कितना मानव विकसित है वो देश को हम रैंक देते हैं। तो ये मानव विकास सूचकांक के माध्यम से मापा जाता है। तो हालांकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं देशों को, कि जिस देश को जितने ज्यादा अंक मिलेंगे वो उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव विकास के लिए प्यारे बच्चों ना तो बड़ी अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है, ठीक है। अक्सर हम सुनते हैं कि जो बड़ी अर्थव्यवस्था होता है वो ज्यादा विकसित देश होता है, ना तो अधिक क्षेत्रफल चाहिए, और हमने ये भी सुना होगा कि अधिक क्षेत्रफल वाला देश विकसित होता है, और ना ही अधिक जनसंख्या चाहिए, और जनसंख्या भी मायने नहीं रखती है प्यारे बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी कि किसी देश के विकसित होने के पीछे ना तो बड़ी अर्थव्यवस्था जिम्मेदार होती है, ना क्षेत्रफल जिम्मेदार होता है, ना ही उसकी जनसंख्या जिम्मेदार होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि काफी लंबे समय से एक छोटा सा देश जिसका नाम है नार्वे, ना तो उसके पास बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत से भी छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्षेत्रफल के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से भी बहुत छोटा। साथ में आपको मैं बात करूं तो जनसंख्या के मामले में भी आप देखिए भारत के कई राज्यों से बहुत छोटा है वो। तो फिर भी आप देखिए कि मानव विकास सूचकांक में वो नंबर 1 पर है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब यही है कि मानव विकास को मापते समय ना तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को देखते, क्षेत्रफल को, जनसंख्या को, ना ही हम पैसों को, आय को देखते हैं। हम मानव विकास को जब मापने जाते हैं हम तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, और उन सभी चीजों के अंदर से आपका आय भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्षेत्रफल भी, जनसंख्या का किस प्रकार से जो है स्वरूप है उसका भी अध्ययन करते हैं, और अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं शामिल होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही मानव विकास के आधार है ये कहना उचित नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब आपको ये मैंने बताया था कि मानव विकास का जब मापते हैं तो उसके अंदर शिक्षा भी शामिल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर यही पूछना चाहता है कि भारत के अंदर सबसे कम जो स्त्री साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए गाइस कुछ क्वेश्चन जो है शुरुआत के वो लंबे होते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि हमें समझाना होता है। उसके बाद जो आपके पीछे के क्वेश्चन आते जाते हैं वो आसान पड़ते हैं, क्योंकि हम पहले ही उनके बारे में काफी सारी बातचीत कर चुके होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं मानव विकास की परिभाषा क्या है। देखिए गाइस मानव विकास के बारे में मैंने बताया था कि प्राचीन परिभाषा तो वही थी कि जो ज्यादा पैसा कमाता है उसको मानव विकसित माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में मानव विकास की जो परिभाषा है प्यारे बच्चों वो बदल चुकी है। अब वर्तमान समय में मानव विकास का अर्थ है लोगों के विकल्पों का बढ़ना तथा जन कल्याण के स्तर को उठाना ही मानव विकास है। यानी लोगों के विकल्प में वृद्धि हो जाए और उनका जन कल्याण बहुत ऊंचा हो जाए, यानी राज्य जो है उनके विकास में बहुत अधिक मदद करने लगे। साथ ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। यानी हम जब जन कल्याण की बात करते हैं तो उसमें हम आर्थिक विकास करते हैं लोगों का, सामाजिक विकास और साथ ही सांस्कृतिक विकास भी जन कल्याण में हम शामिल करते हैं। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को विकसित कहना चाहते हैं तो हम उसे आर्थिक तौर पर भी देखेंगे, सामाजिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी। इसी प्रकार यदि हम किसी देश को विकसित देश की संज्ञा देना चाहते हैं या मानव विकास के मामले में वो यदि उच्च है, निम्न है, ये देखना चाहते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात ही देखेंगे कि कितने स्तर तक इसके लोग इस देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थिति है उससे सक्षम है, संपन्न है। उस आधार पर हम उसको विकसित, अविकसित या विकासशील देशों की श्रेणी में रखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना होगा कि जन कल्याण से तात्पर्य है मानव की चाहतें, यानी दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्ति और रहन सहन का ऊंचा स्तर, ये सब मिलाकर के मानव विकास की परिभाषा बनती है। मैं आपको और एक और चीज बता देता हूं, मानव विकास बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप इसको अपने शब्दों में भी लिखोगे तो गाइस बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके के साइंटिफिक शब्दों को या फिर कहीं ज्योग्राफी की भाषा के शब्दों का प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो आपके मार्क्स हैं वो कहीं हद तक ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा जो परिवार है यूट्यूब के ऊपर वो बड़ा हो सके। ठीक है, और साथ ही मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। वो ये कह रहा है कि जो भारत का उत्तरी भारत है, देखिए गाइस आपको पता ही होगा कि ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका पूरब। तो वो ये पूछना चाहता है कि जो उत्तरी भारत है उसके जो अधिकांश राज्य हैं गाइस
वो ये पता होना चाहिए कि वहां पर मानव विकास का जो स्तर है ना वो काफी कम है, वहां पर मानव विकास ज्यादा नहीं हुआ है। तो वो पूछना चाहता है कि मानव विकास के वहां पर कम होने के कारण बताइए। तो गाइज आप सभी को पता है कि जो मानव विकास के कम होने के कारण क्या है। देखिए आपको ये चीज याद रखनी होगी बेटा कि दो चीजें याद रख लीजिए। मानव विकास के कारण क्या है मैं अभी अभी बता करके आया था, या मानव विकास को जब हम मापते हैं तो किन चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बाद मैंने आपको बताया मृत्यु दर, ठीक है, इसके बाद जन्म दर, ठीक है, इसके बाद जीवन प्रत्याशा, बहुत सारी चीजें हैं गाइज। तो आप इनमें से मैंने जो बताया था पहले वो चीज ध्यान रखिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके हम, अगर ये चीजों की स्थिति किसी देश के अंदर लोगों के लिए ठीक है तो वो मानव विकास के मामले में अच्छी स्थिति में है, अगर ये चीजें खराब हैं तो मानव विकास के मामले में वो बेकार है। तो अब देखिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जरा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वो ये कह रहा है कि मानव विकास के मामले में यदि उत्तर भारत के जो लोग हैं या उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो ठीक नहीं है, निम्न मानव विकास का स्तर है, तो क्या कारण होगा। तो जायज बात है कि उनके उनके पास इन चीजों का अभाव होगा या इस मामले में वो कहीं ना कहीं पीछे रहे होंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो है इन चीजों को लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। गरीबी, वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। पंजाब हरियाणा को यदि छोड़ दिया जाएगा इस, तो अन्य भारत जो है उत्तर भारत, उसके अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम आदि जैसे बहुत सारे गरीब राज्य हैं गाइस, और गरीब राज्य मानव विकसित नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए ये राज्य मानव विकास के मामले में दक्षिण की तुलना में पिछड़ गए हैं गाइस। इसके बाद आर्थिक पिछड़ापन, पिछड़ेपन, ये देखिए गाइस पिछड़ापन इनका हर एक मामले में, आर्थिक ही तौर पर नहीं, शिक्षा के तौर पर भी पिछड़ गए हैं, और सामाजिक तौर पर भी पिछड़ गए हैं, औद्योगिक तौर पर भी पिछड़ गए हैं। तो गाइस यहां पर पिछड़ापन भी इन राज्यों का, यानी उत्तर भारत के राज्यों का मानव विकास के मामले में पीछे होने का कारण है। ये देश कृषि प्रधान होने के कारण अन्य क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। देखिए गाइस ऐसा नहीं है कि यहां पर संसाधन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये राज्य जो हैं कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ते हैं, और राजनीति इस प्रकार की होती है, और साथ ही बड़े राज्य भी हैं, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। केवल हम राजनीति को ही जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन राज्यों की जो राजनीति है वो भी सकारात्मक नहीं रही है, जाति आधारित रहती है, और कई बार बहुत सारी चीजें देखी गई हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कृषि रूप से संपन्न होने के बावजूद ये जो राज्य है ना वो पिछड़े हुए हैं, जैसे औद्योगिक कारण से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के कारण से पिछड़े हुए हों, या अन्य कारण से पिछड़े हों। तो इसका जो ये पिछड़ापन है प्यारे बच्चों, ये भी उत्तर भारत के मानव विकास के मामले में पीछे रहने का कारण है। तो दो कारणों के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को समझा सकते हो। इसके बाद आपका अगला है कि भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के दो कारण बताइए। गाइस घटता लिंग अनुपात, इसको आप ये इस तरीके भी समझ सकते हो, ऋणात्मक ऋणात्मक लिंग अनुपात। देखिए गाइस ऋणात्मक लिंग अनुपात क्या होता है। ऋणात्मक लिंग अनुपात मतलब होता है आपका जिसमें शिशु, जिसमें जो है लड़के ज्यादा होते हैं लड़कियों से, यानी जहां के जनसंख्या के संगठन के अंदर अगर बात करें पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है और लड़कियों की संख्या कम होती है, तो ऐसे स्थान को या ऐसे लिंग अनुपात को हम घटते लिंग अनुपात की श्रेणी में रखते हैं, या फिर ऋणात्मक लिंग अनुपात की श्रेणी में रखते हैं, यानी जहां पर लड़के ज्यादा पैदा हो लड़कियां ना पैदा हो। तो वो ये पूछना चाहता है कि भारत के अंदर जो बच्चों का घटता लिंग अनुपात है उसके पीछे का कारण बताइए। और अच्छी तरीके से आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो लड़कियों को ज्यादा पैदा नहीं होने दिया जाता है उसके पीछे के कारण क्या हैं। तो आप बोलिए कि परिवार में पुरुष प्रधान होने की परंपरा, यानी भारत के अंदर जो भारतीय हिंदू परिवार है वहां पर अधिकतर पुरुष प्रधान जो है व्यवस्था चलती है, स्त्रियों का स्थान गौण होता है, इसीलिए वहां पर स्त्रियां जो है इतना संपन्न नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल से अपना अस्तित्व को कायम रख पाती हैं। तो एक ये कारण हो जाता है। साथ में कन्या भ्रूण हत्या, यानी गर्भ के अंदर आते ही, यानी जैसे ही पता चलता है कि माता के गर्भ के अंदर महिला है तो उनका जो है भ्रूण हत्या कर दी जाती है, वो भी किसकी, कन्या की। यानी जैसे पता चलता है कि माता के गर्भ के अंदर लड़की है तो उसका जो है ना उसको मार दिया जाता है माँ के पेट के अंदर ही। तो ये जो कुप्रथा है गाइस, इन दोनों कारणों से भारत के अंदर जो बच्चों का घटता हुआ लिंग अनुपात है, अर्थात लड़कियां
कम है और लड़के ज्यादा हैं। और ऐसा भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पर हरियाणा है गाइस। इसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं कि भारत में 2001 की स्त्री साक्षरता दर के स्थानिक प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। गाइस वो कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार आप ये बताइए कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, क्या स्थिति थी उनकी। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत में स्त्री साक्षरता दर बहुत ही शोचनीय है, यानी सोच करने वाला विचार का मुद्दा है, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है। स्त्री और पुरुषों की साक्षरता दर में भारी अंतर है गाइस। स्त्री जो देखा जाए जनसंख्या में केवल 54.16% जो है स्त्री ही साक्षर पड़ी हुई है, यानी हमारे देश की लगभग आधी पॉपुलेशन जो है, यानी महिलाओं की जो आधी पॉपुलेशन है, देखिए आधे इस देश के हम कह सकते हैं महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं, और उस आधी पॉपुलेशन में से भी आधी पॉपुलेशन यानी अब मान लीजिए 100% जो महिलाएं हैं उसमें से आधी महिलाएं पढ़ी ही नहीं है गाइस। यदि वो महिलाएं पढ़ी नहीं होंगी तो किस स्तर तक या फिर कहीं किस हद तक हमारे देश को विकसित करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे, इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। हालांकि ये क्वेश्चन 2001 की जनगणना के आधार पर है और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सुधार हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा सुधार नहीं हुआ जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि हाँ अब भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति सुधर गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक 2019 और 2020 के स्थान के आधार पर अगर हम देखें तो भारत का नंबर कौन सा है। यानी मानव विकास सूचकांक मैंने आपको बताया था क्या होता है। मानव विकास सूचकांक प्यारे बच्चों एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा पैमाना है जिसकी जो खोज की थी आपको मैंने उस वर्ल्ड वाली बुक के अंदर बताया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने की थी। यानी महबूब उल हक के द्वारा ही इसको जो है नापने का काम शुरू किया गया। और महबूब उल हक कौन थे तो आपको पता होना चाहिए, ये पाकिस्तानी ये अर्थशास्त्री थे गाइज, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही 1990 से या फिर कहीं इनके ही दिशा निर्देश पर 1990 से प्रति वर्ष जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और कौन जारी करता है प्यारे बच्चों, तो आप बताओगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो मानव विकास सूचकांक जारी करने का काम है, यानी पूरी दुनिया के अंदर कौन देश कितना विकसित हुआ है या वहां पर मानव विकास किस स्तर तक हुआ है, ये करने का किसका काम है। तो ये काम करना शुरू हुआ था 1990 से। और ये किसने किया तो आप बोलोगे यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है गाइस, तो ये आपका इसकी फुल फॉर्म है जो हमारे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। गाइस एक और क्वेश्चन यही बनता है, मैं आपको यही बता देता हूं, हालांकि आगे वो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। यानी भारत का मानव विकास सूचकांक, तो मैंने बताया था कि भारत का मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग। अब आपको ये नाम ना मिले, हो सकता है आपको ये नाम भी मिल सकता है, नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग का नाम मैंने आपको बताया था आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली बुक के अंदर कि नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। ये याद रखना है आपको कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। तो आपका आएगा इस कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार की। बिहार के अंदर जो साक्षरता दर है वो 47.53% है। ठीक है गाइस, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है, 2001 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि आपकी जो बुक है उसके अंदर अभी अपडेट नहीं किया गया है। अगर आपको अपडेट करना है तो आप इसके लिए लेटेस्ट आंकड़े जानने के लिए आप अपना गूगल भी कर सकते हो, उससे भी मदद ले सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको अभी आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए गाइस, आप सभी को पता है कि वर्तमान भारत के अंदर 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की, तो आप बोलोगे लक्षद्वीप की। याद रखना है, लक्षद्वीप की सबसे अधिक साक्षरता दर है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो बोलेगा वो ये बोलता है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हो। मैं आपको बता चुका हूं मानव विकास सूचकांक क्या होता है गाइस। मानव विकास सूचकांक एक ऐसा पैमाना है जिसके आधार पर हम किसी भी देश के किसी भी राज्य की मानव विकास की स्थिति को मापते हुए उसको स्थान देते हैं, उसका पैमाना है मानव विकास को मापने का। ठीक है गाइस, तो ये आपका मानव विकास सूचकांक है। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, तब थोड़ा सा बदल जाएगा कि मानव विकास के स्तरों को मापने के लिए
कौन से संकेतों का उपयोग किया जाता है, यानी मानव विकास के हमें मापना है तो हम किस चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो मानव विकास को मापने के लिए हम कहें या सूचक कह लीजिए कौन कौन से हैं, तो हम सबसे पहले हम दीर्घ जीविता देखते हैं, यानी किस देश के मनुष्य, किस देश के नागरिक ज्यादा जीवन जी रहे हैं, यानी जीवन प्रत्याशा समझिए आप दीर्घ जीवन को। जीवन प्रत्याशा यानी वर्तमान समय में भारत के अंदर औसत जो आयु प्रत्याशा है या जीवित दीर्घ जीविता है वो आपकी 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष जो है। अगर हम बात करें जापान की गाइस, तो वहां पर 80 वर्ष, यानी वहां पर औसतन लोग 80 वर्ष आराम से जी लेते हैं। इसके बाद ज्ञान को आधार बनाया जाता है मानव विकास के जो है संकेतों के रूप में या सूचकों के रूप में ज्ञान को हम ध्यान में रखते हैं कि यानी शिक्षा को, साथ ही उच्च जीवन स्तर यानी उनके जीवन का क्या स्तर है, वो किस स्तर तक अपने जीवन के अंदर स्वतंत्रताओं को, विकल्पों को चुन पा रहे हैं। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मानव विकास के संकेतों के रूप में समझिए या सूचकों के रूप में हम इसे जानते हैं। सो गाइज, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के उपागमों का वर्णन कीजिए, यानी मानव विकास के उपागम, यानी अब हम मानव विकास का हमको अध्ययन करना है या मानव विकास के बारे में जानना है तो हम किन उपागमों का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए यहां पर उपागम को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच। ठीक है, अप्रोच। तो अप्रोच जो होती है आपकी, अप्रोच मतलब होता है उपागम। तो उपागम का मतलब होता है गाइस रास्ता, यानी मैं आपको समझाता हूं कि मुझे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, यहां पर मैं हूं, मुझे ए से बी तक जाना है, यानी मुझे यहां से यहां तक जाना है प्यारे बच्चों। और यहां से जहां तक जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत सारे रास्ते मतलब तरीके हैं, या तो मैं साइकिल से जा सकता हूं, स्कूटर से जा सकता हूं, बाइक से जा सकता हूं, या पैदल जा सकता हूं, बस से जा सकता हूं, ट्रेन से जा सकता हूं, रेल से जा सकता हूं। आप समझिए बहुत सारे तरीके मेरे पास। लेकिन मैं जिस तरीके से जाता हूं, मान लीजिए अगर मैं यहां बाइक से जा रहा हूं तो मेरा ए से बी तक पहुंचने का जो उपागम है वो मेरा बाइक हुआ। यानी अब हम मानव विकास तक कैसे पहुंच सकते हैं, मानव विकास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो उसके कुछ तरीके बताए हैं, उनको हम कहते हैं उपागम। तो मानव विकास को प्राप्त करने के लिए, मानव विकास को जो है मानव विकास तक पहुंचने के लिए उपागम बताइए। 4 उपागम है, इसके बारे में हमने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है, आप वहां से इसको जरूर देखिए। मैं आपको नाम बता देता हूं, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत मूलभूत आवश्यकता उपागम और साथ ही क्षमता संबंधी उपागम। गाइज ये चारों उपागम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रखिए। ठीक है, और अगर आपको इसको बिल्कुल विस्तार पूर्वक देखना है तो आप प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूं, इस चैप्टर को देखने से पहले मेरा सजेशन यही है कि आप प्लीज उस चैप्टर को जाकर के देखिए। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आपको तभी ये समझने में आसानी होगी बेटा जब आप उस क्वेश्चन को समझ लोगे, उस चैप्टर को समझ लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके आधार पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये हो गया मानव विकास उपागम, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमें मानव विकास को प्राप्त करना है तो तरीके कौन कौन से हैं। तो 4 तरीके हैं प्यारे बच्चों, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। तो गाइस इसके बाद आपका अगला है कि जनसंख्या कारक का पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। गाइस ऐसे क्वेश्चन ना आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसलिए आ जाते हैं कि आप सभी को पता है कि लगभग 33 से 40% पेपर जो है वो इजी आता है, ताकि वो जो बच्चे कमजोर भी हैं वो भी पास कर लें। तो कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चे सॉल्व करते हैं तो वो कमजोरी होते हैं, मैं बस बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जिनको आप आसानी से, जो बच्चे कम पढ़ते हैं या फिर जो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो भी पास हो सकें, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि इसको बना बना करके भी वो लिखें तो भी वो पास हो जाएं। क्योंकि आप सभी को पता है हम इसको कहीं ना किसी रूप में पहले भी पढ़ते आए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जनसंख्या जो है पर्यावरण के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालती है। सीधा सपाट आंसर यही है कि पर्यावरण ह्रास के कारकों का जो हम सीधा देखें, अगर हम किसी एक को जिम्मेदार ठहराना चाहें तो वो बहुत कठिन है। पर्यावरण पर मानव प्रकृति संसाधनों के दुरुपयोग का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह नई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया से उत्पन्न प्रदूषकों के पर्यावरण में उत्सर्जन से वह प्रदूषित होता है। वो कह रहा है कि इतना ही नहीं कि संसाधनों का जो वो बिल्कुल अंधों की तरह प्रयोग करते हैं, उससे तो हमारा पर्यावरण को प्रभाव पड़ता ही है, साथ में जो हम संसाधनों को यूज करते हैं उन यूज होने से क्या होता है कि वो प्रदूषण निकलता है, और प्रदूषण जो हमारे पर्यावरण में जाता है तो वो पर्यावरण प्रदूषित कर देता है। साथ ही सेवाओं और परिवहन, संचार आदि के कारण भी हम पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो वाहनों से निकलने वाली गहरी विषैली जो गैस होती है वो प्रदूषण में वृद्धि कर देती हैं। साथ ही मैं आपको बता रहा था कि जनसंख्या के बड़े आकार तथा उसमें निरंतर वृद्धि जो है पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव
डालती है गाइस। और ये तो आप इसको मैंने बताया ना बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी की शुरुआत की 1 करोड़ आबादी होने में, पृथ्वी की शुरुआत की 1 करोड़ आबादी होने में 10 लाख साल लगे गाइस, 10 लाख साल। तो तब तो इस वृद्धि को हमारा जो पर्यावरण है वो उसको अफोर्ड कर लिया करता था। लेकिन मैंने बताया आपको कि 600 से 700 करोड़ आबादी होने में, यानी 100 करोड़ आबादी बढ़ने में, 100 करोड़ आबादी बढ़ने में मात्र 12 वर्ष लगेगा। इस तो इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसका जो भार है वो कैसे उठाएगी पृथ्वी। तो उसके ऊपर तो पर्यावरण के ऊपर तो हानिकारक प्रभाव पड़ने ही है, क्योंकि उनको रहने के लिए जमीन चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो वो बोझ तो पड़ गया ना अब लोगों के मतलब लोगों का पृथ्वी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको यही लिखना है आपको किसी ना किसी रूप में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, इस व्याख्या कीजिए। वो कह रहा है कि जो मानव है या फिर मानव विकास की जो प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, व्याख्या कीजिए। या कौन है, कौन होता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो आप बताइए कि मानव विकास का लक्ष्य है जन कल्याण। मानव विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों वो होता है जन कल्याण, यानी लोगों की भलाई। और इसीलिए मानव विकास का केंद्र बिंदु जो होता है वो मानव ही होता है, यानी मानव ही विकास का केंद्र बिंदु है। विकास लोगों के लिए हो, ना कि लोग विकास के लिए हो, और विकास के लिए हो। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है इसमें कि जो विकास है ना वो मानव के लिए होना चाहिए, ना कि मानव विकास के लिए होना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षमताओं को सुधारने के लिए पूरे अवसर मिलने चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा उपयोग कर सकें। इन निर्णयों में पुरुष, स्त्रियां, बच्चे भी शामिल हों। सबको मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त अवसर होने चाहिए, मतलब समान अवसर मिलने चाहिए मनुष्य को भी, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, बच्चों को भी, सबको बराबर। क्योंकि मनुष्य ही मानव विकास का केंद्र बिंदु होना चाहिए। विकास का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की समृद्धि होना चाहिए, यही है मानव विकास का केंद्र बिंदु, यानी मनुष्य ही सब कुछ होना चाहिए। और बहुत आसान क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन आपको उस वाली बुक में नहीं मिलेगा, ये तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि 1951 के बाद भारत में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना पड़ेगा कि 1951 के बाद, देखिए उस बुक के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो भारत के अंदर प्रजनन दर है, ये इसी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, वो 4 भागों में बांटते हैं हम। 1901 से लेकर के 1920 तक, फिर 1920 से लेकर के या फिर कहीं 21 से लेकर के 1930 तक, फिर आजादी तक, फिर उसके आजादी के बाद मैंने बताया 1951 से लेकर 1980 तक। तो ये आप 1921 से 1950 कर लीजिए इसे, ठीक है, 1950 तक। इसके बाद अगर आप देखिए तो 1981 से आज तक। तो हम इनको 4 भागों में बांटते हैं। मानव जो विकास की वृद्धि है या मानव की जो प्रजनन दर है उसकी वृद्धि है, उसको मापने के लिए हम 4 भागों में बांटते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वो पूछना चाहता है आपसे 1951 वाली, यानी 1951 के बाद भारत में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बताता हूं 1951 के बाद प्रजनन दर की प्रवृत्ति क्या रही। तो 1951 में जो भारत के अंदर प्रजनन दर थी वो 6 बच्चे प्रति स्त्री थी। यानी पहले हमारे देश के अंदर 1951 के आसपास हर महिला 6 बच्चों को जन्म देती थी। वहीं 1999 में ये घटकर लगभग 3 बच्चे प्रति रह गई। इससे यह प्रमाणित होता है कि जनसंख्या वृद्धि घटने की ओर है, और यह मानव विकास का जो है ना स्वास्थ्य संकेत है, ताकि सुधार हो सके भारत के मानव विकास के अंदर। ये एक अच्छा संकेत है कि जो हम 1991 में महिलाएं हमारे देश की वो 6 बच्चे प्रति महिला जन्म देती थी, वो घट करके लगभग 3 के नीचे आ गया है। अगर हम देखिए औसत, ये गाइस ये नहीं कि बच्चे 3 से कम पैदा हो रहे हैं, मतलब ये याद रखना है कि ऑल ओवर निकाला जाए तो इस जो पॉइंट कम हो रहा है, तो ये गुना होते होते कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा जो है भारत की आबादी के अंदर योगदान निभा देता है, 0.1% भी, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। इसके बाद गाइस आपका है मृत्यु दर की प्रवृत्ति बताइए। देखिए गाइस, अभी जैसे हमने 1951 के अंदर जो है जन्म दर के बारे में अध्ययन किया, अब हम बात करेंगे मृत्यु दर के बारे में। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि किसी विशेष वर्ष के अंदर प्रति 1000 मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। किसी भी देश के अंदर 1000 लोगों के ऊपर मरने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, तो वो हम कहलाते हैं, मृत्यु दर कहलाती है वो। और इसी प्रकार प्रति 1000 बच्चों पे जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो आपके जन्म दर कहलाती है। तो गाइज मैं अब बात करूं तो 1951 में जो जन्म दर थी वो थी 25.1%, और जो 1991 तक आते आते या उससे भी आगे आते आते हमारे देश के अंदर ये जो आपकी मृत्यु दर है वो घट करके 8.7 रह गई है।
1951 में और 1954 में शिशु मातृ दर 1951 की तुलना में आधी रह गई है। यानी जो हम 1991 में बच्चे मरते थे जन्म के दौरान, वो 1994 तक आते आते 50% कम हो गए हैं। 4 वर्ष के बच्चे की मृत्यु दर भी काफी घट गई है। यह 1999 में 22.5% रह गई है। यानी ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, अगर आप देखोगे तो 2019-21 तक अगर आ जाओगे आप, तो ये आंकड़ा और भी सुधर चुका है। ठीक है गाइज, तो ये आपके एनसीईआरटी में है, आप इसके आधार पर लिखोगे, आपके अंक पूरे मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 1951 के बाद भारत के अंदर प्रजनन और मृत्यु दर की क्या प्रवृत्ति रही है मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, वो ये है कि देश के अपेक्षाकृत निम्न साक्षरता दर के कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए गाइस, कह रहा है कि भारत के अंदर जो कई राज्य तो साक्षरता दर के मामले में अच्छे हैं, कई राज्य बुरे हैं, कई की साक्षरता दर बहुत अच्छी है और कई की बुरी है। तो आपको कुल मिलाकर के कह रहा है कि कारण बताइए। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली बार 1990 के दशक में 3.19 करोड़ निरक्षरों की जो कमी हुई, यानी हम देखें तो 90 के दशक में बहुत ज्यादा जो साक्षरता दर में वृद्धि हुई, वो 3.19 करोड़ जो है निरक्षरों की कमी हो गई, यानी इतने लोग हमारे देश के अंदर शिक्षित हो गए। 1991 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो केवल लगभग 18% थी गाइस। तो गाइस 2001 के अंदर ये बढ़ करके 65.38 हो गई है। मैं आपको बता देता हूं कि 2011 के अंदर ये बढ़ करके 72 दशमलव जो है समथिंग हो गई है, फिर कहीं लगभग 72% हो गई है। तो आप देखिए, फिर भी ये 72 है। हम तो चाहते हैं भारत की साक्षरता दर 100% होनी चाहिए, हर बच्चा साक्षर होना चाहिए। चलिए, साक्षर से मुझे याद आया, आपको मैं बता देता हूं कि साक्षर किसे कहते हैं। साक्षर किसे कहते हैं? अक्सर बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि साक्षर क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक वह व्यक्ति, गाइस ध्यान से सुनना, अक्सर कोई भी व्यक्ति पूछ लेता कि किसको हम साक्षर कहते हैं, किसको हम एजुकेटेड कहते हैं। तो आप बोलोगे कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे कम से कम एक भाषा बोलनी आती हो, ठीक है, बोलनी आती हो, लिखनी आती हो, और साथ ही और उसको समझने आती हो, समझाने आती हो। यानी कुल मिलाकर के एक भाषा का उसे अच्छा ज्ञान है, तो हम उसको साक्षरता की श्रेणी में रखेंगे। ये नहीं कि साक्षर होने के लिए उसे पीएचडी करनी पड़ेगी तभी वो साक्षर कहलाएगा, या 12वीं क्लास पढ़नी होगी तभी वो साक्षर कहलाएगा। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर साक्षरता की श्रेणी में काउंट करने की जो आयु है वो 8 वर्ष से ऊपर है। यानी 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों को हम साक्षर या निरक्षर की श्रेणी में रखते हैं। ये नहीं कि पैदा हुए बच्चे तो खुद वैसे ही नहीं पढ़ना आता, उसे बोलना नहीं आता है, तो निरक्षर ही पैदा होता है ना। लेकिन 8 क्लास का जो बच्चा है, या फिर कहीं 8 वर्ष का जो बच्चा है, वो लगभग तीसरी या चौथी क्लास के अंदर आ जाता है, तब तक बच्चे को बोलना लिखना सब चीज आ जाती है। तो हम तभी से बच्चे को जो है साक्षर या निरक्षर की श्रेणी में रखते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर यह भी पता चल गया कि कौन साक्षर होता है, कौन नहीं होता है। तो भारत के अंदर इतनी कम साक्षर दर होने के क्या कारण है? तो पहला गरीबी है। देखिए गाइज, गरीबी कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे लोग जो है विपरीत परिस्थितियों में पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीबी के कारण भी बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, साथ ही समाज के अंदर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। जब स्त्रियां हमारे देश के अंदर 50% है और परिवार उनको पढ़ाते ही नहीं, तो हमारे देश की आधी आबादी पढ़ नहीं पाती है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण भारत की जो साक्षरता दर है गाइस वो नीचे रह जाती है, क्योंकि हमारी आधी आबादी को सही मायने से पढ़ने के उचित अवसर नहीं मिलते हैं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं स्त्रियों की। साथ ही शिक्षा सुविधाओं का अभाव। देखिए हमारे देश के अंदर ग्रामीण इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर दूर दूर तक विद्यालय नहीं है, और एक विद्यालय यहाँ है तो एक विद्यालय के बाद कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो 2 या 3 गांवों को पार करने के बाद आते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को अगर परिवार पढ़ाना भी चाहता है, बच्चियों को अगर परिवार पढ़ाना भी चाहता है, तो इतनी दूर अकेला भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर ये भी एक कारक बनता है भारत के अंदर निम्न साक्षरता दर का। अज्ञानता। अनेक जनजातियां जो हैं भारत के अंदर, वो अज्ञानता के कारण शिक्षा पर ध्यान नहीं देती हैं। उनका मानना है कि पढ़ लिख करके कभी किसी का भला नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने आसपास भी लोगों को देखा होगा जो लोग पढ़ते भी हैं, भले ही वो नौकरी प्राप्त नहीं करते हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीवन की जीने के लायक हो जाते हैं वो। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर रहा तो इससे बड़े तो हम ही हैं, कुछ काम तो कर रहे हैं, मतलब अज्ञानता है पढ़ाई को मामले को लेकर के। जनजातियां वो जागरूक नहीं है, ये भी साक्षरता दर की कमी का कारण बनता है। और नगरीकरण की स्थिति। देखिए गाइस, भारत के अंदर अधिकतर जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसीलिए साक्षरता दर नीची है। और नगरों में साक्षरता दर कम जो है ना, वो साक्षरता दर नगरों की अपेक्षा वहां कम रहती है। देखिए
साथ ही मैंने बताया नगरों की संख्या भी कम है। जब नगरों की संख्या कम होगी तो जाहिर बात है कि वहां पर लोग ज्यादा पढ़ते हैं नगरों के अंदर, लेकिन हमारे देश की ज्यादातर आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो ये कारण भी बनता है हमारे देश के अंदर साक्षरता दर कम होने का। तो गाइज ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की साक्षरता दर की प्रगति की समीक्षा कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि भारत साक्षरता की जो वर्तमान स्थिति है वहां तक किस कंडीशन से होता हुआ गुजरा है, तो समीक्षा करनी है। तो भारत के अंदर 1901 में यानी कुल मिलाकर के 20वीं शताब्दी की शुरुआत में साक्षरता दर केवल 5 दशमलव या 5.5% के आसपास थी। यानी 100 में से सिर्फ आपको 5 लोग ही ऐसे मिलते थे जो पढ़े लिखे थे। और इनकी पढ़े लिखे होने की कंडीशन में बताता हूं गाइज, ये लोग सिर्फ अपना नाम लिखना जानते थे। जिनको अपना नाम लिखना भी आता था ना, जिनको सिर्फ अपना पेंसिल से नाम लिखना आता था, उसको हम साक्षरता की श्रेणी में रखते थे कि भाई इसको नाम लिखना आता है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को भी अब हम काम कर लें तब भी हमारी साक्षरता दर केवल 5.35% थी। महिलाओं की साक्षरता दर तो और भी कम थी, केवल आधे प्रतिशत से कम जो है लड़कियां जो है वो पढ़ी लिखी होती थी। देखिए गाइज 1% महिलाएं भी पढ़ी लिखी नहीं होती थी। साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1951 में मैंने बताया कि लगभग 18%, कहीं 18 मिलेगा कहीं 17 भी मिल सकता है, वो चिंता मत कीजिए, आप लगभग 18 लिखिए, आपको पूरे आंसर मिलेंगे, जो क्रम से बढ़कर 2001 में 75.85% और 54.76% हो गई। गाइस यहाँ पर 75 मतलब होता है पुरुष, यानी पुरुष की इतनी हो गई और महिलाओं की इतनी हो गई। तो ये है भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद जो है साक्षरता की जो प्रगति है उसके बारे में पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीवन प्रत्याशा विशेष रूप से बढ़ी है, कारण बताइए। देखिए गाइस वो ये बोलना चाहता है कि भारत के अंदर जो औसत आयु है, जीवन प्रत्याशा है, वो उसमें वृद्धि हुई है, नो डाउट वृद्धि हुई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आजादी से पहले अगर हम देखें तो कुछ समय ऐसा था कि भारत की जो आयु प्रत्याशा थी वो 30 से 35 वर्ष थी गाइस। यानी हमारे देश के अंदर औसत जो लोग जिया करते थे आजादी से पहले वो 30 से 35 वर्ष ही जी पाते थे। लेकिन हमारे देश के अंदर आजादी के बाद बहुत तेजी से इसके अंदर सुधार हुआ है। मैंने बताया कि वर्तमान में भारत की जो औसत आयु है वो 65 वर्ष है गाइस। यानी अब लगभग हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति अगर वो प्राकृतिक तरीके से नेचुरल डेथ उसकी जो होती है तो वो 65 के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर जो है वो लिटरेसी अच्छी हो गई है, हमारी जो है हेल्थ सिस्टम अच्छा हो गया है और इसके कारण हमारा जो है जो आपकी जीवन प्रत्याशा वो बढ़ गई है। तो ठीक है ना, वो कह रहा है कि बड़ी एक कारण बताइए। तो देखिए जीवन प्रत्याशा बढ़ने के पीछे निरंतर बढ़ती खाद्य सुरक्षा है गाइस। पहले हमारे देश के लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता था तो रोगों से लड़ने की जो है शक्ति नहीं होती थी, वो पोषण नहीं मिल पाता था, जिसके कारण वो लंबी जिंदगी नहीं जी पाते थे, ठीक है। इसके बाद हमारे देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है गाइस। चिकित्सा बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी हैं। अनाज दाल प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन उपलब्ध होने लगा है। 1951 में 394.9 ग्राम थी यानी प्रतिदिन, और जो बढ़कर के हमारे देश के अंदर 413 ग्राम हो गई है। यानी प्रतिदिन हम इतना एक व्यक्ति खाने लगा है, 413 ग्राम जो है अनाज वो या दाल खाने लगा है। इसके बाद हम बात करें तो अस्पताल तथा डिस्पेंसरियों की संख्या में वृद्धि हुई है। डॉक्टरों नर्सों की संख्या में 10 गुना से अधिक वृद्धि हो गई है। देखिए गाइस जनसंख्या बढ़ी है लेकिन हमारे देश की सरकारों ने काम किया है और उसके परिणाम स्वरूप अब हमारी जो औसत आयु है वो 65 वर्ष तक पहुंच गई है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विकास एक बहुआयामी संकल्पना है, अर्थव्यवस्था समाज पर्यावरण सकारात्मक अनुकरणीय परिवर्तन का घोतक है। इस कथन की पुष्टि भारत के उपलक्ष्य में दर्शाइए। देखिए गाइस वो ये कह रहा है कि जो विकास होता है वो एक बहुआयामी संकल्पना है, यानी हर एक क्षेत्र से संबंधित है और हर एक क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब इसको बताना है कि भारत के संदर्भ में आप इसको समझाइए कि कैसे बहुआयामी जो है एक ये सोच होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है कि लोगों के लिए विकल्पों का बढ़ना और जन कल्याण के स्तर को उठना ही मानव विकास है, ठीक है। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। तो मैंने आपको बता दिया गया है कि जन कल्याण के प्रमुख पक्ष यही होते हैं जिसमें आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया जाता है। जन कल्याण से तात्पर्य है मानव की चाहते जैसे दीर्घ आयु स्वस्थ जीवन और शिक्षा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति रहन सहन का ऊंचा स्तर। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। यदि समग्र दृष्टि से विकास करें तो केवल धन के द्वारा जन कल्याण संभव नहीं है। अगर हम देखा जाए पूरी अच्छी तरीके से विकास करना चाहते हैं तो केवल हम पैसों के दम पर विकास नहीं कर सकते हैं। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। इसीलिए
संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के सामने मानव विकास का लक्ष्य रखा है, दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन। अब देखिए, अब मानव विकास ने भी बोला है कि मानव विकास के बारे में यूएनओ कहता है कि हर देश के लिए जरूरी है मानव विकास के लिए कि दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर मानवीय विकास के प्रमुख तत्व होंगे, इन पर काम करें सभी देश। अतः मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास की संकल्पना नहीं है गाइस, अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित ना होकर के अब ये संपूर्ण मानव विकास से संबंधित है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि मानव विकास अब पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक और साथ ही अर्थव्यवस्था के साथ में संबंध रखता है। क्योंकि पहले भले ही अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ करता था गाइस, लेकिन अब ये बहुआयामी हो गया है, जिसका उद्देश्य मानव का संपूर्ण विकास करना है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है गाइस, इसके बाद आपका अगला है, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव विकास के क्षेत्र जो हैं वो मूलभूत कौन कौन से हैं? तो देखिए गाइस, मैं पहले ही बता चुका हूं, मानव विकास के मूलभूत जो क्षेत्र हैं वो तो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संसाधनों तक पहुंच। यानी स्वास्थ्य मानव विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्र है, शिक्षा मूलभूत क्षेत्र है और साथ ही संसाधनों तक पहुंच, उसकी क्रय शक्ति का बढ़ना, ये मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। आप इन तीनों टॉपिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही मैं आपको बताता हूं गाइस, मानव विकास का अर्थ तो आप सभी को पता है, मानव विकास का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं मानव विकास के आधार स्तंभ यानी पिलर्स की। यानी जैसे एक मकान मानव विकास के लिए पिलर्स पर डिपेंड होता है, पिलरों पे खड़ा होता है, ऐसे मानव विकास के जो पिलर्स हैं वो बताने होंगे, वो कौन कौन से हैं। तो गाइस 4 आधार स्तंभ है मानव विकास के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसमें भी पूछा जा सकता है और उसमें भी पूछा जा सकता है, दोनों में कॉमन है और दोनों में एक ही तरीके से लिखा जाता है। आप यहां पढ़िए, चाहे आप इसको उस वाली बुक में पढ़ लीजिए। समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। यानी 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। मैं आपको यही समझा देता हूं, बहुत आसान है। समानता मतलब मानव विकास का स्तंभ आधार ये समानता भी है, यानी सभी को बराबर मानव विकास मिलना चाहिए। और सतत पोषणीय मानव विकास होना चाहिए, मतलब सतत पोषणीय मानव विकास यानी ऐसा विकास होना चाहिए जिससे आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों की भी मानव विकास से जुड़ी हुई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे हमारे दादा परदादा हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन छोड़ करके गए ना, आज भी हम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह, साथ ही कोयला वगैरह यूज कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से मानव विकास करना है प्यारे बच्चों, जिससे जो है ना सतत पोषणीयता बनी रहे, यानी सदा पोषण करने वाला मानव विकास हो, यानी भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख करके विकास हो हमारा। उत्पादकता यानी मानव की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, यानी मानव विकास पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा जो है उत्पादकता बढ़ती रहनी चाहिए। और साथ ही सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर जो भी अल्पसंख्यक है, जो भी मतलब कुल मिलाकर के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से कमजोर है, तो उसके सशक्तिकरण यानी उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि मानव विकास में उनको भी साथ लेकर के चलना होगा, और जब तक हम उनको सशक्त नहीं करेंगे यानी उनको मजबूत नहीं करेंगे तो मानव विकास का क्या फायदा। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 4 मानव आधार स्तंभ ये हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए, मतलब मानव विकास क्यों जरूरी होता है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है पॉल स्ट्रिंटन, नाम याद रखना, पॉल स्ट्रिंटन के अनुसार मानव विकास के निम्नलिखित कारण हैं। यानी क्यों चाहिए मानव विकास, तो मैं आपको बताता हूं 6 पॉइंटों के माध्यम से मानव विकास क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि मानव विकास सभी प्रक्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना है। यानी अब मानव विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? मानव को सुधारना है, तो मानवीय दशाओं को सुधारना है। तो कुल मिलाकर के ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को सुधार हो, इसलिए मानव विकास जरूरी है। साथ ही मानव विकास उच्चतर उत्पादकता को जो है बढ़ाता है। तो मैंने आपको बताया कि मानव विकास में, मैंने आधार स्तंभ में अभी भी पढ़ा करके आया हूं कि उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना है। अगर जितना ज्यादा मानव विकास होगा, मनुष्य की उत्पादक क्षमता में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होगी, वो कुशल होगा, सुपुष्ट होगा, श्रमिक उत्पादन बढ़ाने में सहायता देता है मानव विकास। तो इसीलिए हमें मानव विकास आवश्यक है, क्योंकि हमें व्यक्ति की उत्पादकता में बढ़ाना है, उत्पादक क्षमता में बढ़ाना है। देखिएगा, उत्पादक क्षमता का मतलब ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति गेहूं ही उत्पादक करेगा। उत्पादक क्षमता मतलब मैं अभी ग्रेजुएट हूं, तो आगे जाकर के मैं और ज्यादा उत्पादक क्षमता मेरी बढ़े, यानी मैं और समाज को कुछ ज्यादा दे पाऊं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊं, उसके बाद मैं पीएचडी कर लूं, एमफिल, पीएचडी वगैरह, मतलब मेरी उत्पादक क्षमता में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, ये मानव विकास कहता है। ठीक है,
और मानव विकास इसीलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उत्पादकता को बढ़ाने की बात करता है, तो इससे समाज का फायदा होगा, इसीलिए हमें ये अपनाना चाहिए। मानव विकास मानवीय प्रजनन की गति धीमी करके परिवार का आकार छोटा करने में मदद करता है। यानी ये समझाता है कि भाई अगर हमें अच्छे से जिंदगी जीनी है तो हमें परिवार छोटा रखना होगा, और अगर हमारा परिवार छोटा होगा तो आप सभी को पता है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हमें मानव विकास जरूरी है। मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितौषी होता है गाइस, यानी जो हमें दिखता है पर्यावरण, पेड़ पौधे, पानी, वनस्पति, ये सब चीज अगर मानव विकास होगा तो इस सभी जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उसका भला होता है, उसको नुकसान नहीं होता है, इसलिए मानव विकास जरूरी है। सुधरी मानवीय दशा तथा घटी गरीबी मिलकर स्वास्थ्य और सभ्य मानव समाज के निर्माण में योगदान निभाते हैं। और ये अगर मानव विकास हो जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी, स्वास्थ्य दूर हो जाए मतलब स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाएंगी, मानव सभ्य हो जाएगा, तो इसलिए भी जरूरी है। इसके बाद गाइस आपका अगला छठा पॉइंट है कि मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करके राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो कि गाइस हर कोई चाहता है, मैंने आपको बताया कि मानव विकास को जब हम मानते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं हम राजनीतिक शांति भी देखते हैं, सामाजिक शांति भी देखते हैं, तो ये सब चीजों को बढ़ाता है। अतः गाइस मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित से ना होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है, इसलिए मानव विकास जरूरी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस कि मानव विकास सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से क्या संबंध रखता है, उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी अब मानव विकास समाज से और पर्यावरण से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, आप उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। तो देखिए गाइस मैंने आपको बताया कि ऐसा माना जाता है कि मानव विकास की चरम स्थिति जब वो प्राप्त करने में होगा तो हम बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मानव विकसित हो जाएगा ना, मतलब विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो हमको बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ हद तक ऐसा होता भी है, मनुष्य के रहन सहन के स्तर में सुधार आ जाता है, लेकिन यह विकास कभी कभी चरम सामाजिक विषमताओं को भी जन्म देता है। मतलब कभी कभार तो चलो ठीक है कि विकास हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये विषमता को भी जन्म देता है। तो आपको ये बताना पड़ेगा किस प्रकार से संबंधित है कि मानव विकास के क्रम में पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। एक तरफ जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का आप विवेकपूर्ण तरीके से शोषण करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी फैलाते हैं। यानी अब यहां पर नेगेटिव संबंध बताना है आपको मानव विकास का मनुष्य के साथ में, ठीक है, कैसे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ ये परिस्थितियां जो हैं सामाजिक विषमता को बढ़ावा देती हैं। यानी एक तो विकास के कारण बहुत धनी वर्ग हो जाता है और दूसरा बिल्कुल गरीब भीख मांगने पर डिपेंड हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मानव विकास के कारण ही होता है। साथ ही पृथ्वी पर प्रदूषण भी इसी के कारण से होता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट के माध्यम से आप इसको समझाओगे कि इन परिस्थितियों से बचकर ही हमें मानव विकास के सही अर्थों को जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। अगर हमने ये सब चीजें नहीं कही, उचित तालमेल नहीं बिठाया, तो कहीं ना कहीं मानव विकास जो है हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए वो कह रहा है कि मानव विकास सामाजिक एवं पर्यावरण से किस प्रकार से संबंध रखता है आपको बताना है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है उससे लिया है, ताकि आपको उस क्वेश्चन को भी समझने में आसानी हो जाए। तो कुल मिलाकर के सब चीजों को ध्यान में रख करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, आपको हर प्रकार की मदद दी जाएगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइज, वो ये है कि आधुनिक विकास के 3 दुष्परिणाम बताइए। यानी जो हम विकास कर रहे हैं उसके 3 दुष्परिणाम क्या है। तो आधुनिक विकास के 3 दुष्परिणाम बताइए। कि तो आधुनिक विकास का जो पहला दुष्परिणाम है तो सामाजिक जो है अन्याय बढ़ गया है। समाज का एक वर्ग तो बहुत सुख सुविधाओं को भोग कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग जो है वो बिल्कुल जो है असमर्थता महसूस करता है, गरीबी की जिंदगी जी रहा है, भीख मांगने के लिए मजबूर है। तो ये कहीं ना कहीं आधुनिक विकास की जो है कमियां हैं। इसके बाद आपका है गाइस कि आधुनिक विकास के कारण प्रादेशिकी असंतुलन को देखने को मिलता है। यानी हमारा कुछ प्रदेश तो बहुत आगे निकल गए विकास के मामले में, कुछ प्रदेश हमारे पिछड़ गए। जैसे कि हम बात करें केरल, पंजाब, तमिलनाडु बहुत आगे चले गए विकास के मामले में, वहीं बिहार, उड़ीसा और झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्य कहीं ना कहीं मानव विकास के मामले में पिछड़ गए हैं। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं अगला पॉइंट कि आधुनिक विकास ने पर्यावरण का निम्नीकरण कर दिया है, जो अत्यंत चिंताजनक विषय है। तो गाइस इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि आधुनिक विकास के 3 दुष्परिणाम क्या हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं कि क्या है आपका। तो भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ वंचनाओं को मिला जुला थैला है, इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्क देकर के कीजिए। वो कह रहा है कि भारत के अंदर जो विकास है उसके साथ में भारत के अंदर कुछ गरीबियां भी हैं। यानी एक तरफ तो हमारे देश के अंदर महानगर है, एक तरफ गंदी बस्तियां हैं। तो मिला जुला मानव भारत के अंदर मानव विकास रहा है,
तो आपको उदाहरणों से बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है। मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा कि भारत में विकसित महानगरीय क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या के एक छोटे से भाग में अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर इन्हीं शहरों के बाहर गंदी बस्तियां भी हैं जहां अति मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है गाइस, पीने का पानी नहीं। आपकी जो राजनीति वाली बुक में हमने बताया था कि प्रतिवर्ष जो है पूरे देश के पूरी दुनिया के अंदर लगभग 2 करोड़ लोग गाइस गंदे पानी पीने से मर जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये यूएनओ की रिपोर्ट बताती है। इसके बाद बताता हूं, भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन किसान और मजदूर, गरीब किसान, गंदी बस्तियों में रहने के वाले लोग एक बड़ा समूह है जो है ना हाशिए पर पहुंच गया है विकास के। दूसरी ओर चंद अमीर लोग विलासिता का जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में, वहीं कुछ लोग भारत के वो विलासिता का जीवन दे रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं। इसके बाद गाइस आपका तीसरा है कि स्त्रियों के साथ समाज में भेदभाव हो रहा है। इसके अनुरूप जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हमारे देश का कष्ट भोग रहा है। देखिए ना गाइस, हमारे देश की 100% आबादी में से उसमें 100% में 50% महिला और 50% स्त्रियां भी तो है ना। तो आज भी हमारे देश के अंदर स्त्रियां चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कहीं ना कहीं भेदभाव का शिकार होती ही है। तो इस तरीके से देखें तो भारत के अंदर दोनों तरीके से आप ये चीजें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2011 में ये भी आया था। इसके बाद आपका अगला है कि भारत में विभिन्न राज्यों में संयुक्त सूचकांक मूल्यों के साथ केरल 0.638 कोटि क्रम में सर्वोच्च है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए कुछ कारकों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण, मतलब कुल मिलाकर के वो ये कहना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है कि केरल का मानव विकास सूचकांक में सबसे नंबर 1 पे होने का क्या कारण है। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता चुका हूं कि भारत जो है मानव विकास सूचकांक के मामले में 2019 के अंदर और 2020 के अंदर अलग अलग स्थान रखता है। 2019 के अंदर भारत का जो स्थान था वो 129वां स्थान था मानव विकास सूचकांक में, और 2020 के अंदर ये खिसक करके 131वें पे स्थान पर पहुंच गया। ये भी याद रखना है आपको, हो सकता है एग्जाम में एक एक नंबर में पूछ ले कि 2019 में क्या था, 2020 में क्या था। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पर जो राज्य है वो केरल है, और केरल के अंदर इतना ज्यादा जो है मानव विकास सूचकांक होने का क्या कारण है। तो आपने केरल मॉडल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। केरल मॉडल आपका जो पॉलिटिकल वाली बुक है उसके अंदर मैंने पढ़ाया था। साथ ही मैं बताता हूँ उत्तरदायी कारक क्या है। शिक्षा उपलब्धियां वहां की बहुत अच्छी हैं, आर्थिक स्तर अच्छा है, सामाजिक परिवेश अच्छा है, सरकारी प्रयास बहुत अच्छे होते हैं वहां पर, गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रयास करती है, योजनाबद्ध तरीके से विकास के काम किए जाते हैं, मतलब हर एक चीज पर गवर्नमेंट और साथ ही वहां के नागरिक पूरा ध्यान रखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 5 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद गाइज ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, और आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइज प्लीज बताइए। अगर लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों को मदद कीजिए, उसको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं आपको नए चैप्टर में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।